लें। एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में आज भारतीय अर्थव्यवस्था का ये पहला भाग है और आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न हम कवर कर रहे हैं, उनका पहला प्रश्न है कि जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का तात्पर्य ये है कि जब हम भारत देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे भारतीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कीन्स, जे.एम. कीन्स, जिनका पूरा नाम जॉन मेनार्ड कीन्स है, इनको समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था यानी डेवलपिंग इकोनॉमी मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यहाँ कृषि की प्रधानता है और प्रति व्यक्ति न्यून आय है तथा बढ़ती बेरोजगारी यहाँ की प्रमुख जो है विशेषताएं हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है वो मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसलिए इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? तो जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से प्रेरित थी मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता। दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो आयात निर्यात गतिविधियों का न होना, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गतिविधियां नहीं होती हैं, उन्हें बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहाँ पर आइए एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं सामान्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और कृषि से संबद्ध गतिविधियां जैसे कृषि और वानिकी, मत्स्यन और खनन और उत्खनन शामिल होता है। द्वितीयक क्षेत्र मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र होता है। इसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जलापूर्ति शामिल होते हैं। तृतीयक क्षेत्र दोस्तों ये सर्विस जोन होता है या सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग और बीमा, व्यापार और भंडारण तथा अन्य प्रकार की सामुदायिक सेवाएं शामिल होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल दिया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें ये पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्टर डुप्लो और अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है किसमें? तो विकसित अर्थव्यवस्था में, यानी डेवलप्ड इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जो होता है ये एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाया जाता है।
एक प्रश्न दोस्तों राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों में पूछा जाता है कि हस्तक्षेप का सिद्धांत या लेसेस फेयर का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, इनके द्वारा हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यानी आर्थिक गतिविधियां जो हैं उनको राज्य द्वारा कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाना चाहिए और जो मांग और पूर्ति की शक्तियां हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। इसे ही हस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है गांधीवादी अर्थव्यवस्था यानी गांधीयन इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित है। गांधीयन अर्थव्यवस्था दोस्तों ट्रस्टीशिप यानी न्यासिता के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। और एक प्रश्न देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत दोस्तों किसे माना जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों दुनिया की जो है 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2019 का डेटा दे रहा है इसमें। तो देखिए अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और अमेरिका पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी और 5वें पर भारत है। दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो आपने अभी देखा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जिन अर्थव्यवस्थाओं में नहीं होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो वे अर्थव्यवस्थाएं जिनका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है उन्हें बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब आइए देखते हैं आर्थिक समृद्धि और विकास से संबंधित यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंज जो है वो आर्थिक समृद्धि कहलाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित है कि प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाता है। तो ये आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। और यदि किसी देश में पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड माना जाता है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा ये आंकड़ा 2006-07 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त की थी और ये स्तर 9.6% तक पहुंच गया था। अगला प्रश्न है भारत में बचत यानी सेविंग और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो ये है पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक है। इसके कारण भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर के होते हुए भी समृद्धि दर कम है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहा जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न भी पूछता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में प्रमुख अंतर क्या है। तो किसी अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाए, उसके उत्पादन में वृद्धि हो जाए, सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो जाए तो इसे आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो किसी अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को मिलाकर आर्थिक विकास कहा जाता है। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं यानी कि जब किसी अर्थव्यवस्था में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही हैं, इसके साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय इत्यादि में सभी में वृद्धि हो रही हो तो उसे राष्ट्रीय आर्थिक विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या हैं। तो मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, ये सभी आर्थिक विकास के संकेतक माने जाते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद किस वर्ष आर्थिक विकास सर्वाधिक रही है? तो वर्ष 2006-07 में 9.6% आर्थिक विकास रही है भारत की। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक यानी 7.8% रही? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही। सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो ये आर्थिक विकास की दर कहलाती है, जीडीपी में परिवर्तन की दर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो मॉरिस द्वारा वर्ष 1976 में जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया गया था। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम यानी बेसिक नीड्स अप्रोचेज दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये विश्व बैंक के द्वारा। और आर्थिक विकास के मापन के लिए क्रय शक्ति क्षमता विधि यानी परचेज पावर पैरिटी यानी पीपीपी का प्रतिपादन किसने किया था? जी.आर. कैसेल द्वारा आर्थिक विकास के मापन के लिए क्रय शक्ति क्षमता विधि का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम यानी आईसीपी के अनुसार पीपीपी के आधार पर विश्व जीडीपी में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो ये 6.7% है विश्व जीडीपी में भारत की भागीदारी परचेज पावर पैरिटी के आधार पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव यानी सैंपल विलेज से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई प्रतिपादन किया जाता है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा प्रतिवर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा एचडीआई का प्रतिपादन किया गया था। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ये मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक हैं। दोस्तों, जीवन प्रत्याशा सूचकांक यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जो होता है, इसकी गणना के लिए अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष रखी गई है और न्यूनतम 20 वर्ष ली जाती है। तो जो जीवन प्रत्याशा सूचकांक है, अधिकतम इसमें 85 वर्ष और न्यूनतम 20 वर्ष लिया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 में किस देश का प्रथम स्थान है? ये है नॉर्वे। और सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? दोस्तों, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास से इसका तात्पर्य होता है। और सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा भी इसी पर आधारित है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस ढंग से पूरा करना कि आगे की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन बचे रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2019 जो था उसमें भारत का विश्व में 129वां स्थान है। आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई में कौन सा स्थान है? कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय जो होती है या नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, इसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता
किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स। याद रखिएगा, साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो थे भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। भारत में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, ये भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर जो है मंद होने का कारण है। अगला प्रश्न है, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का हिस्सा सर्वाधिक है। और वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये है बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आइए जानते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1863 में किया गया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। और किस राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो नेशनल इनकम के जो स्कोर का आकलन है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर कौन सी नई संस्था स्थापित करने का निर्णय किया गया है? तो एक नई संस्था स्थापित की गई है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और एक प्रश्न आपके लिए और बताना है कि हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट के जन्मदाता या हिंदू ग्रोथ रेट जो शब्द है, इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो एक प्रश्न आपके लिए और आ गया। दूसरा प्रश्न है ये कि हिंदू वृद्धि दर जो राष्ट्रीय आय के संबंध में है, इस शब्द को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? अगला प्रश्न है दोस्तों, MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो ये कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। और एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय Y से क्या तात्पर्य होता है? तो दोस्तों Y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। इसमें जो उपभोग है C है, सकल निवेश I है, सरकारी व्यय G है, निर्यात X है और आयात यम होता है। यहाँ पर C कंजम्पशन, I ग्रास इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X से एक्सपोर्ट और यम से इंपोर्ट शामिल होता है। दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था के क्रम में है? तो भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, जब मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर लिया जाता है। दोस्तों भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत की औसत दर कितनी आकलित की गई है? तो 30 से 40% है भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू बचत की दर। अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP क्या होता है? तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1950 में। और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जो है इसको समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के स्थान पर एक नया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय स्थापित किया गया है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो ये था सी रंगराजन समिति। इसकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई है। दोस्तों, जीडीपी आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष लिया गया है? तो जीडीपी आंकड़ों के लिए जो नया आधार वर्ष है वो वर्ष 2011-12 को लिया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर दोस्तों 2017-18 कर दिया गया है। तो आप लोग इसे अपडेट कर लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस या नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है, जो कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्मदिन होता है। आइए देखते हैं आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित प्रश्न। आर्थिक नियोजन किसे कहा जाता है? दोस्तों, आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों और नीतियों का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसके द्वारा तैयार की गई थी? सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा वर्ष 1934 में। सर एम विश्वेश्वरैया यानी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने 1934 में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया था। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है विकास का भारतीय मॉडल। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनडीसी का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन दोस्तों 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अगला प्रश्न है, नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 से नियोजित विकास मॉडल को अपनाया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी और यहीं से भारत में नियोजित विकास मॉडल को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिक उद्देश्य कृषि का विकास करना था। अगला प्रश्न है, देश में समाजवादी समाज या सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है और इस योजना का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसके वास्तुकार पीसी महालनोबिस थे। भारत में अनवरत योजना या रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावी थी? तो 1978 से 1980 तक भारत में रोलिंग प्लान प्रभावी थी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो ये था तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। अगला प्रश्न है कि अनवरत योजना का प्रतिपादन जो था दोस्तों गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार और डी.टी. लकड़ावाला को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसके युग के प्रारंभ से ही भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम या डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी और भारत में स्वपोषित विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना ये भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी।
निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो दोस्तों ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये इनपुट आउटपुट मॉडल यानी आगत निर्गत मॉडल पर छठी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये था 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1975 में। दोस्तों नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट और 7 वर्षीय रणनीति यानी स्ट्रेटजी और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो योजना आयोग जो भारत में प्लानिंग की सर्वोच्च संस्था थी उसको समाप्त करके योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से स्थापित किया गया है। इसका नाम है NITI नेशनल इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट। तो ये भारत परिवर्तन जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका नाम रखा गया है और ये एक थिंक टैंक है। अगला प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो संपूर्ण परिवार के अंगीकरण की रणनीति 7वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। दोस्तों भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। तो याद रखिएगा आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। आइए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को शार्ट में देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन आय और धन का समान वितरण पर बल दिया गया। दूसरी योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक रही। इसमें मुख्य जोर जो था औद्योगिक उत्पादन में और भारी उद्योगों के विकास पर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक रही। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और असमानता में कमी लाना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा दोस्तों 1966 के बाद 3 एक वर्षीय योजनाएं चली 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक। चौथी योजना का जो समय काल है 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। इसमें विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता और सामाजिक समानता स्थापित करना प्रमुख उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक चली। इसमें जीवन स्तर ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता का प्रयास किया गया। इसके बाद दोस्तों वार्षिक योजना चली थी 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक। फिर छठी पंचवर्षीय योजना आई 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। इसमें निर्धनता का उन्मूलन, असमानता में कमी और आधारिक संरचना का विकास करना प्रमुख उद्देश्य था। सातवीं योजना का जो समय काल था 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 था। रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। दोस्तों सातवीं योजना के बाद 2 एक वर्षीय योजनाएं चली 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। दोस्तों शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ करना ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 9वीं योजना जो थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। कृषि और ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना 9वीं योजना का यानी 1 अप्रैल 97 से 2002 तक चली थी। 10वीं योजना जो थी 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाओं का विकास और गुणवत्ता को बेहतर करना, फिर समावेशी समृद्धि द्वारा असमानता को कम करना 10वीं योजना का उद्देश्य था।
दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का समयकाल 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 है। इसमें बहुमुखी लक्ष्य जिसमें न केवल विकास बल्कि आत्मनिर्भरता और निर्धनता को कम करना है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति लाना और उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना तथा पर्यावरण का संरक्षण करना शामिल है। दोस्तों 12वीं योजना चालू की गई थी। ये शुरू हुई 1 अप्रैल 2012 से और 31 मार्च 2017 के लिए ये थी। दोस्तों तीव्र सतत और अधिक समावेशी विकास इसका उद्देश्य था और सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। लेकिन 1 जनवरी 2015 से दोस्तों एक योजना आयोग के स्थान पर एक नया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग स्थापित किया गया। तो कुल मिलाकर केवल भारत में अब 12 पंचवर्षीय योजनाएं ही रहीं। 12वीं योजना भी पूरी तरह से जो है वो नहीं चल पाई थी। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर थी। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना को मानव विकास के सभी विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे लाया गया? तो ये कुल 3 बार योजना अवकाश लाया गया। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य जो था वो था सार्वभौमिक शिक्षा या सार्वभौमिक साक्षरता को लाना। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतर और समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो ये था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। दोस्तों 6वीं पंचवर्षीय योजना में 1982 में नाबार्ड यानी कृषि विकास बैंक और एक्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना की गई थी। तो नाबार्ड बैंक और एक्जिम बैंक की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अब आइए देखते हैं मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी शामिल है उसको पूरा करने और भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है उसे मुद्रा कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत 1862 में की गई थी और जिस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है उसे धातु मुद्रा कहा जाता है। दोस्तों कागजी मुद्रा एक सांकेतिक मुद्रा होती है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति यानी क्विक माइग्रेशन ट्रेंड होती है वो क्या कहलाती हैं? तो उन्हें हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहा जाता है। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? दोस्तों सातोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किया था। दोस्तों भारतीय मुद्रा वर्ष 1957 तक 16 आना में विभाजित था और इसके पश्चात डेसिमल करेंसी सिस्टम यानी दशमिक मुद्रा प्रणाली लागू की गई और 1 रुपए को 100 समान पैसों में बांटा गया और आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहा जाता है? उसे स्टैंडर्ड मनी या प्रामाणिक मुद्रा कहा जाता है। विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्राइविंग राइट्स एसडीआर उदाहरण है किसका? तो कृत्रिम मुद्रा का उदाहरण है एसडीआर। और किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? तो जिस मुद्रा को विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। अगला है दोस्तों मुद्रा की पूर्ति की माप कैसे की जाती है? तो यम1 प्लस
M1 जो होता है दोस्तों, ये है लोगों के पास मुद्रा और सिक्के, बैंकों के पास नकद जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ये संकीर्ण मुद्रा कही जाती है। M2 जो होता है M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा। M3 होता है M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा अथवा समय जमाएं। M4 जो है M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा यानी मांग और सावधि जमा, ये M4 के अंतर्गत आता है। दोस्तों तरलता की दृष्टि से M1 में सर्वाधिक तरलता, M2 में उससे कम M3 में और सबसे कम M4 में तरलता शामिल होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मुद्रा गुणक या मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं? तो ये सब ऐच्छिक मुद्रा या ऑप्शनल मनी के विनिमय के उदाहरण हैं। मुद्रा प्रसार या करेंसी एक्सपेंशन से क्या तात्पर्य होता है? दोस्तों अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना मुद्रा प्रसार का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में सिक्कों की ढलाई का कार्य होता है। तो मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। 1 रुपए के नोट के बारे में जानते हैं दोस्तों। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट जो हैं वो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2020 तक वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा और एक डिजिटल वॉलेट यानी कैलिब्रा जारी करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये फेसबुक ने लिब्रा करेंसी और डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी करने की घोषणा की है। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और दोस्तों बैंक क्या है? ऐसा संस्थान जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है, बैंक कहलाता है। और बैंकों और इस तरह के संस्थानों की व्यावसायिक गतिविधियों को बैंकिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था? तो नीदरलैंड में दोस्तों सबसे पहले आधुनिक बैंकिंग का विकास हुआ था वर्ष 1609 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? याद रखिएगा वर्ष 1935 में। और भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किसने किया था? चैम्बरलिन आयोग वर्ष 1914 में भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किया गया था। दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1921 में। और भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो विदेशी विनिमय और विदेशी विनिमय संचय है, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? तो ये 10,000 तक रुपए के। और भारतीय रिजर्व बैंक के दोस्तों प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे और वर्तमान में इसके गवर्नर शशिकांत दास हैं, जो कि रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां कहा जाता है? तो ये है बैंक ऑफ इंग्लैंड। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस प्रणाली पर आधारित है? तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर भारत में मुद्रा के नोटों की निर्गमन की प्रणाली आधारित है। दोस्तों न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और 85 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा शामिल होती है। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और भारत में सिक्के जारी करने और नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सिक्के जारी करने का और नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, इनकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में नरसिंहन समिति की सुझाव के आधार पर। भारत में प्रथम निजी बैंक कौन सा था? इलाहाबाद बैंक भारत में प्रथम निजी बैंक था। वाणिज्य पत्र या कमर्शियल पेपर किसके लिए साख का स्रोत है? दोस्तों ये निगम उद्योग के लिए वाणिज्य पत्र साख का स्रोत होते हैं। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकों के वित्तीय सुधार से संबंधित है इंद्रधनुष योजना।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? दोस्तों सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं YH मालेगाम समिति की अनुशंसा पर आधारित की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है होता है? 1 जुलाई से 30 जून भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कहलाता है। दोस्तों RBI ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई से जून से परिवर्तित करके अप्रैल से मार्च करने का निर्णय किया गया है। इसके अंतर्गत जो आगामी लेखा वर्ष है जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने की अवधि का होगा और इसके बाद सभी लेखा वर्ष जो हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होंगे। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से क्या तात्पर्य है? तो कृषि, लघु और छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से संबंधित है भारत में प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? रघुराम राजन समिति का। और वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न मुद्रा और बैंकिंग से, भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक है। इसका प्रतीक R क्रॉस है दोस्तों और उदय कुमार एक IITian है, उनके द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। नरसिंहन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना में सुधार से। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों रिजर्व बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ये व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण करता है। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक ये ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण प्रदान करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है? ये उपयोग और निवेश साख से संबंधित है किसान क्रेडिट कार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 प्रदेश हैं, देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में और सालबोनी पश्चिम बंगाल में। तो करेंसी छापने के लिए भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रालय हैं, देवास, नासिक, मैसूर और सालबोनी। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? वर्ष 1955 में। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई? तो ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू की गई है सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहां की गई? 19 नवंबर 2013 को मुंबई में प्रथम महिला बैंक स्थापित किया गया था। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोली है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। और निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में अपनी पहली शाखा खोली है दोस्तों? तो ये एक्सिस बैंक ने खोली है। आइए देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने बैंक हैं? तो ये कुल बैंक 12 बैंक हैं। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और केनरा बैंक। ये भारत के 12 जो हैं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। दोस्तों दुनिया का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरेजिस रिक्स बैंक था, स्वेरेजिस रिक्स बैंक, जिसकी स्थापना 1668 में स्वीडन में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत में बैंकिंग व्यवस्था में विस्तार और वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 29 जुलाई 1969 और 15 अप्रैल 1980 को जो है क्रमशः 14 और 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 29 जुलाई 1969 को 14 और 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसानों तक आसानी से पहुंच बनाने के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? कोच्चि केरल में। लघु उद्योगों के क्षेत्रों में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो दोस्तों ये सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लघु उद्योगों के क्षेत्र में कार्य करता है।
प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? ये बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा 1959 में निर्गत किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 को। दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना में केंद्र सरकार ने 50%, राज्य सरकारों का 15% और प्रायोजित बैंक जो है वो 35% पूंजी निवेश करती है। भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में रूरल जो है रीजनल रूरल बैंक कार्यरत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा शुरू की है? आईसीआईसीआई बैंक ने। लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों, ये है नायक समिति। भारत में नाबार्ड जो है किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? तो दोस्तों, ये अनुसूचित व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य भूमि विकास बैंकों को नाबार्ड जो है रीफाइनेंस करता है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? बेसल मानक। बेसल मानक जो है बैंकों की पूंजी पर्याप्तता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानक है। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? तो ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड जो है ये ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का लेखा जोखा रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वाभिमान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों या ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना स्वाभिमान कार्यक्रम का लक्ष्य है। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता जो है इसका प्रावधान किया गया है? तो ये नरसिंघन समिति की अनुशंसा पर। सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा होता है? ये त्रिस्तरीय ढांचा है दोस्तों। गैर निष्पादक परिसंपत्ति से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? ये था ऋण वसूली प्राधिकरण। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसको इरादतन चूक करता यानी विलफुल डिफाल्टर कहा जाता है, जो कि कर्ज लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाता है। दोस्तों, केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले मुद्रा निर्गमन करता है? तो स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति और भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा निर्गमन करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये झांग पंजाब में प्रथम भूमि विकास बैंक या लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। बैंकों में जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एडी गोरावाला समिति की संस्तुति पर हुई थी। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो देश में पत्र मुद्रा या पेपर करेंसी का निर्गमन करना केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह। ये असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। दोस्तों, गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन यानी सेवा और केरल के कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण और उद्यम प्रशिक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना कब